ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। जीएम फसलों के समानांतर जोखिम, जीएम फसलों की खूब चर्चा होती रहती है ना, तो उसी की बात हो रही है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों की बात की जा रही है। तो विज्ञान अब हमारे घर की दहलीज को पार कर हमारी रसोई तक पहुंच गया है। क्या हमने कभी अपनी थाली में रखी रोटी या सब्जी को देखकर यह सोचा कि इसका डीएनए क्या है? निश्चित रूप से इस पर किसी ने नहीं सोचा होगा। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएम फसलों का मुद्दा अब महज प्रयोगशालाओं का विमर्श नहीं रहा, बल्कि यह हमारी थाली की सुविधा, सुरक्षा और देश के कानून के लिए एक द्वंद्व बन गया है। एक तरफ भूख मिटाने के लिए विज्ञान वरदान की तरह है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और पर्यावरण को के अनसुलझे जोखिम है। यह विषय केवल कृषि का नहीं, बल्कि नीति निर्माण और भविष्य की सुरक्षा का भी है। जीएम फसलों का अर्थ समझना सरल है, मगर इसका निहितार्थ अत्यंत जटिल है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हम फोटो एडिटिंग ऐप से किसी तस्वीर में फिल्टर लगाते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक किसी फसल के बीज में कोई दूसरा वांछित जीन डाल देते हैं ताकि वह अधिक पैदावार दे सके, सूखे को झेल सके या कीटों से लड़ सके। विज्ञान की भाषा में इसे ट्रांसजेनिक कहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए यह अपनी थाली में किसी अपरिचित मेहमान के आने जैसा है। हम नहीं जानते हैं कि यह मेहमान हमारा मित्र है या शत्रु। जब हम एक पौधे के प्राकृतिक गुणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो केवल एक जीन नहीं बदलते, बल्कि उस पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं जिसका हिस्सा वह पौधा है। जैव प्रौद्योगिकी समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती आबादी के लिए यह अनिवार्य है, जबकि आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप के परिणाम नकारात्मक एवं दीर्घकालिक हो सकते हैं। भारत में जीएम फसलों की कानूनी स्थिति बेहद सतर्क रही है और हमारे यहाँ विनियमन का ढांचा मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के कंधे पर है। यह समिति तय करती है कि कौन सी फसल देश में उगाई जा सकती है और उसके परीक्षण के मानक क्या होंगे। भारत में अभी तक केवल बीटी कॉटन को व्यावसायिक खेती की अनुमति मिली है, जो एक गैर खाद्य फसल है, और खाद्य फसलों के मामले में जैसे कि जीएम सरसों का मामला लंबे समय से विवादों में रहा है। यह दर्शाता है कि नियामक संस्थाओं और जनहित के बीच एक गहरी खाई है। तकनीकी मंजूरी मिल जाना एक बात है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति और कानूनी वैधता प्राप्त करना दूसरी बड़ी बात है। कानूनी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निर्णायक रही है। अरोड़ा रोड्रिग्स बनाम भारत संघ 2005 का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जीएम फसलों के परीक्षण में जैव सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। अदालत ने बार बार एहतियाती सिद्धांत को रेखांकित किया। इसका अर्थ यह है, यदि किसी तकनीक से पर्यावरण या सेहत को नुकसान होने की थोड़ी भी संभावना हो तो उसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत ही हमारी थाली की सुरक्षा का सबसे बड़ा कानूनी कवच है। इसी तरह आर्यावर्त बनाम भारत संघ वर्ष 2023 जैसे मामले में अदालत ने जोर दिया कि जैव सुरक्षा से समझौता करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार और स्वस्थ भोजन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अदालतें यहाँ केवल कानून की व्याख्या नहीं कर रही हैं, बल्कि वे एक अभिभावक की भूमिका निभा रही हैं, जो विज्ञान की चकाचौंध में जन स्वास्थ्य को ओझल नहीं होने देना चाहती हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हो, तो ये केस है ना, इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, इनका उल्लेख भी किया करिएगा। दुनिया भर में जीएम फसलों को लेकर तस्वीर अलग है। अमेरिका में जीएम सोयाबीन और मक्का बड़े पैमाने पर खाया जाता है। वहां की सरकार और कंपनियां इसे नवाचार मानती हैं, इसे अर्थव्यवस्था का आधार बताती हैं। वहीं यूरोपीय संघ ने अत्यंत कड़े नियम अपनाए हैं। वहां उत्पादों पर अनिवार्य सूचना का पालन होता है ताकि उपभोक्ता को पता हो कि वह प्राकृतिक खा रहा है या जीएम। यह बताता है कि यह केवल भारत का डर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तकनीक को परखने के दौर में है। यह वैश्विक मतभेद भी दर्शाता है। जीएम फसलों का मुद्दा केवल विज्ञान पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी टिका है। यूरोपीय संघ की सावधानी यह सिखाती है कि उपभोक्ता की जानने की इच्छा, पसंद की स्वतंत्रता को तकनीक के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विषय का एक अत्यंत अनूठा और कम चर्चित पहलू बौद्धिक संपदा अधिकार
खाद्य संप्रभुता है। कानून की नज़र में यह कंपनियों के पेटेंट और किसानों के परंपरागत अधिकारों के बीच का युद्ध है। जब कोई कंपनी बीज का पेटेंट ले लेती है तो किसानों को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। यह परंपरा के विपरीत है, जहां किसान खुद बीज सुरक्षित रखता था। भारत में पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 मौजूद तो है, लेकिन बड़ी कंपनियों के पेटेंट के सामने गरीब किसानों की आवाज पर्याप्त दब जाती है। अगर बीज पर नियंत्रण विदेशी कंपनियों का होगा तो हमारी कृषि नीति कहां जाएगी? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक के साथ साथ किसानों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार को पूर्ण पारदर्शिता को अनिवार्य बनाना चाहिए, ताकि जीएम उत्पादों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार हो कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं। यह सूचना के अधिकार का ही एक तार्किक विस्तार है। इस पारदर्शिता के साथ साथ सुरक्षा जांचों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बजाय सरकार की ओर से अधिकृत स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से गहन जांच कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सख्त कानून का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि मिट्टी की उर्वरता, भूजल प्रदूषण या फिर जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभावों के लिए संबंधित कंपनियां आर्थिक रूप से उत्तरदायी होंगी। नीति निर्धारण की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किसी भी नए जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक क्रियान्वयन से पहले स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि किसान आम जनता इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सके। इन सभी पहलुओं की प्रभावी निगरानी के लिए जीएम निगरानी बोर्ड का गठन जरूरी हो। साथ ही यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान दुश्मन नहीं, लेकिन तकनीक और प्रकृति के बीच का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। हमें जीएम फसलों के एक तरफा विरोध या आग मूंद कर समर्थन करने से बचना होगा। कानून का काम है कि वह नवाचार को रोके नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा के दायरे में रखे। क्या तकनीक के नाम पर हम अपनी पारंपरिक खेती को दांव पर लगा रहे हैं? यह प्रश्न आज हर नीति निर्माता की मेज पर होना चाहिए। सतर्कता ही वह सुरक्षा है जो हमारे भोजन और जीवन को सार्थक बनाती है। क्या करती है? सार्थक बनाती है। बाकी अपनी राय क्या है आपकी, जरूर बताया करिएगा। संघर्ष का जीवन। मनुष्य का जीवन बहती हुई नदी की तरह होता है। नदी जब तक बहती रहती है तब तक निर्मल और जीवंत रहती है, लेकिन जैसे ही उसका प्रवाह रुकता है उसमें दुर्गम पड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निरंतर चलने में ही अपनी सार्थकता खोजता है। चलना दरअसल भीतर की उस चेतना का नाम है जो हार के बाद भी उठ खड़ी होती है, अंधेरे में उजाले की उम्मीद करती है और हर टूटन के बाद भी स्वयं को फिर से जोड़ने का साहस रखती है। जब मनुष्य चलता है तब वह केवल रास्ते तय नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर बची हुई उम्मीदों को भी जीवित रखता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर अभी भी सीखने की क्षमता है और बदलने का साहस है और सपनों को फिर से जीने की इच्छा बाकी है। हालांकि जीवन में ठहराव कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है। लेकिन जब यही ठहराव मन की आदत बन जाता है तब वह धीरे धीरे जड़ता में बदलने लगता है। जड़ता वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने भीतर की रोशनी खोने लगता है। वह परिस्थितियों को अपने नीति मान बैठता है और संघर्ष करना छोड़ देता है। यही कारण है कि जीवन में रुकना अभी कभी समाधान नहीं हो सकता। समय कभी नहीं रुकता, सूरज प्रतिदिन उगता है, ऋतुएं बदलती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नदियां बहती रहती हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें यही सिखाता है कि जीवन का अर्थ आगे बढ़ने में है। आम लोगों के जीवन में यह भी सत्य हर दिन दिखाई देता है कि एक मजदूर सुबह सुबह घर से निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह रुक गया तो उसके बच्चों का चूल्हा नहीं जलेगा। और आप देखते हैं एक किसान तपती धूप में खेतों में मेहनत करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज की मेहनत कल की फसल बनेगी। एक विद्यार्थी बार बार असफल होने के बाद भी किताबें खोलता है, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं यह उम्मीद बची रहती है कि एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर भी दस्तखत देगी। एक माँ अपने दुखों को छिपाकर परिवार के लिए मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसका चलना ही पूरे घर की शक्ति बन जाता है। ये साधारण लोग किसी बड़े मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं के संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। आज का समय मानसिक थकान और निराशा का समय भी बनता जा रहा है। लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूटने लगे। सोशल मीडिया की चमक ने जीवन की वास्तविकताओं को धुंधला कर दिया। हर व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगा। ऐसे समय में चलते रहने का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ना हमेशा बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं होता है। कई बार आगे बढ़ना केवल इतना होता है कि मनुष्य अपने दुखों के बावजूद अगली सुबह उठकर फिर से जीवन शुरू कर दे। जीवन में कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होती हैं। हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है। किसी के पास धन की कमी, किसी के पास संबंधों का अभाव, कोई अकेलेपन से जूझ रहा है तो कोई असफलताओं से। लेकिन सबके बीच जो व्यक्ति चलते रहने का साहस नहीं छोड़ता, वही आखिरकार जीवन का अर्थ समझ पाता है।
क्योंकि जीवन निरंतर प्रयास करते रहने का नाम है। हार और असफलता मनुष्य को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ देता तो वह कभी चलना सीख ही नहीं पाता। इसी तरह अगर मनुष्य असफलताओं के डर से जीवन में रुक जाए तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को कभी पहचान नहीं पाएगा। चलते रहने का एक सुंदर अर्थ यह भी है कि मनुष्य स्वयं को लगातार बदलता रहे। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे भीतर से बूढ़ा होने लगता है। उम्र का बूढ़ा होना उतना खतरनाक नहीं जितना विचारों का बूढ़ा हो जाना। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी परिस्थितियां हमें धैर्य सिखाती हैं, कभी लोग हमें संबंधों का अर्थ समझाते हैं, कभी संघर्ष हमें आत्मविश्वास देना सिखाते हैं। मगर यह सब वही व्यक्ति सीख पाता है जो जीवन के साथ चलना जानता है। हमारे समाज में अनेक लोग ऐसे मिलते जाते हैं जिन्होंने जीवन की बड़ी बड़ी त्रासदियों के बाद भी हार नहीं मानी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मनुष्य के भीतर उम्मीद की छोटी सी लौ जलती रहे तो वह अंधेरों का वो पार कर सकता है। दरअसल मनुष्य जब चलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं चलता, उसका साहस दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। एक पिता की मेहनत बच्चों के सपनों को जन्म देती है। एक शिक्षक का संघर्ष अनेक विद्यार्थियों का भविष्य बदल देता है। एक महिला का धैर्य पूरे परिवार को टूटने से बचा लेता है। वास्तव में हर समय तेज गति से दौड़ना आवश्यक नहीं है। जीवन में कभी कभी धीरे चलना भी जरूरी होता है। थकान होने पर थोड़ी देर रुकना गलत नहीं है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह ठहरा देना खतरनाक है। मनुष्य को जीवन में विश्राम लेना चाहिए, पर हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से रुक जाता है वह धीरे धीरे सपने देखना भी छोड़ देता है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि जब तक मनुष्य के भीतर आगे बढ़ने की इच्छा बची हुई है तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। हर संघर्ष मनुष्य को थोड़ा और परिपक्व बनाता है। चलना केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। यह स्वीकार करना है कि हमारे भीतर अभी भी उम्मीद बची हुई है, अभी भी सपने जीवित हैं और अभी भी जीवन को सुंदर बनाने की संभावना बाकी है। और मैं कहता हूँ नहीं कि भैया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जहाँ हैं जिस कंडीशन में हैं उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। कमियों का रोना मत रोइए। ये आप देखिए टिप्पणियाँ छोटी छोटी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाती है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि टेलीग्राम बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से, वो नीट वाले पेपर को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा टेलीग्राम ही एक तरह से जिम्मेदार है सबके लिए। क्या कहें, वो लीपापोती मैं नहीं कह रहा हूँ, ना लीपापोती हो के सब खत्म हो जाएगा। संकट के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सहमति बन गई, और हो सकता है कि शांति समझौते को दोनों देश जल्द ही अंतिम मंजूरी दे दें, लेकिन भारत समेत कई देशों में ऊर्जा संकट से तत्काल राहत नहीं मिल पाएगी। हॉर्मुज जलमार्ग खुलने के बाद भी मालवाहक जहाजों की आवाजाही सामान्य होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में तेल और गैस की कमी का सामना कर रहे देशों में संकट और गहरा हो सकता है। भारत में मौजूदा स्थिति यह है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार देश के शुद्ध कच्चे तेल आयात की केवल 9 से 10 दिन की आवश्यकता के बराबर ही है। ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद की ओर से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। इसमें कहा गया कि कच्चे तेल की आयात पर ज्यादा निर्भर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश 200 दिन से अधिक की जरूरत के बराबर तेल भंडार बनाए रखते हैं। इस लिहाज से आबादी के आधार पर देखा जाए तो भारत के रणनीतिक तेल भंडार अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम है। यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े जोखिम की ओर इशारा करती है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, दक्षिण कोरिया, ये जापान है, ये रूस देखने को मिल रहा है, यहाँ यूक्रेन है, ये पाकिस्तान है, देख रहे हैं ये पाकिस्तान, ये है ईरान, तेहरान इसकी राजधानी, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये लेबनान है, इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को USA देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति देखने को मिल जाएंगे आपको। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध किए जाने से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। हालांकि भारत में सरकार की ओर से कुछ समय तक पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार उछाल से सरकार की कोशिशों ने दम तोड़ा। इसके बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी। मगर यह बात चिंता को और बढ़ा देती है कि देश के रणनीतिक तेल भंडार केवल 9 से 10 दिन की आवश्यकता को ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या देश में तेल का संकट इतना गहरा हो गया कि किसी आपात स्थिति के लिए भी पर्याप्त मात्रा में भंडारण नहीं हो पा रहा है।
या फिर सरकार अभी भी मौजूदा संकट और निकट भविष्य में इससे पैदा होने वाली चुनौतियों को गंभीरता से नहीं ले रही है? इस बात पर गौर करना जरूरी है कि भारत के कच्चे तेल के आयात का 85% से अधिक हिस्सा रूस और पश्चिम एशियाई देशों से आता है। ऐसे में अगर आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान आता है तो स्थिति से निपटने की क्षमता सीमित हो जाती है। यानी कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी के समुद्री परिवहन मार्गों में रुकावट का सीधा असर ईंधन की कीमतों और महंगाई पर पड़ता है। गैस क्षेत्र में भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग आधा हिस्सा एलएनजी आयात के माध्यम से पूरा करता है, लेकिन देश में गैस के लिए कोई समर्पित रणनीतिक भंडारण सुविधा नहीं है। इससे उर्वरक संयंत्रों और शहरी गैस वितरण नेटवर्क पर जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तेल और गैस आपूर्ति के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से विचार करे। पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देश से इतर अन्य स्रोत तलाशने की कोशिश की जाए। साथ ही देश के रणनीतिक तेल भंडार को भी मजबूत करने की जरूरत है ताकि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए माकूल बंदोबस्त किए जा सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। अवसर की सियासत। ये पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बगावत की आहट से ऐसा प्रतीत होता है कि अब सिद्धांतों की राजनीति हाशिए पर जा रही है। आज के समय में स्वार्थ की राजनीति रह गई, सुविधा की राजनीति रह गई। कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है, कोई विपक्ष में नहीं बैठाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, मलाई खाना चाहता है, वो फायदा लेना चाहता है। नहीं तो क्या वजह है कि किसी दल की विचारधारा के साथ चलने वाले और उसके चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल करने वाले नेता या तो अपना अलग गुट बना रहे हैं या दूसरे किसी का दल का दामन थाम रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर ममता बनर्जी चुनाव ना हारती पश्चिम बंगाल में तो क्या इतने उनके विधायक तोड़ के जाते, उन्हें छोड़ के जाते, उनके सांसद छोड़ के जाते? कभी ना जाते। ये आप सब जानते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। ये है महाराष्ट्र। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना में पहले भी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने तोड़ा था ना। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कुछ सांसदों के अलग गुट बनाने, उसकी मान्यता के लिए प्रयास करने की अटकलों के बीच फिर यह सवाल उठा है कि अगर जनप्रतिनिधि सुविधा और अवसर की राजनीति करेंगे तो उन मतदाताओं के विश्वास का क्या होगा जिन पर भरोसा किया गया था। यह निराशाजनक है कि कोई दल सत्ता के गणित में जब कमजोर हो जाता है तो उसके नेता सुविधा की सियासत करने लगते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने अलग गुट बनाकर सत्तारूढ़ दल में अपना विलय कर लिया था। स्पष्ट है कि सिद्धांतों की दुहाई देने वाले नेता कब अपना दल छोड़ देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब राघव चड्ढा को देख लीजिए, अशोक मित्तल को देख लीजिए, संदीप पाठक को देख लीजिए। अब बीजेपी के 2 विधायक हैं पंजाब में और 6 राज्यसभा के सदस्य हैं। आप सोच सकते हैं, एक राज्यसभा का सदस्य नहीं बना सकते हैं पंजाब में, लेकिन 6 हैं उनके पास। शिवसेना में बगावत कोई पहली बार नहीं हुई है। करीब 4 साल पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कई विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। राजनीति में सिद्धांतों की बुनियाद किस तरह कमजोर हो रही है, इसे महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से एक बार फिर समझा जा सकता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में मौजूदा उथल पुथल पार्टी को फिर से मुश्किल में डाल सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने सांसदों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने का व्हिप जारी किया ताकि अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही पार्टी के कुछ सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर नियमों के अनुरूप फैसला करने का आग्रह किया। ऐसा लगता है कि इस दल के समक्ष वर्ष 2022 जैसा संकट खड़ा हो गया, मगर इससे भी बड़ा संकट लोकतंत्र के लिए है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता की लालसा में सिद्धांतों का त्याग कर रहे हैं। पहले मैं नहीं कहता हूं कि पहले लोग वोट खरीदते थे, अब सांसद खरीद रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, इतना ही बदला है। बाकी नेता हैं, क्या भरोसा, कल यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।